नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। 26 सितंबर हर साल हमेशा इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के तहत मनाया जाता है। परमाणु हथियार और इस परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन, जिसे हम कहते हैं कि टोटल एलिमिनेशन, इस संकल्पना को याद करने के लिए 26 सितंबर ये दिन हमेशा परमाणु हथियार के पूर्ण उन्मूलन के लिए मनाया जाता है। सितंबर 2014 से ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहली बार इसके लिए सभी राष्ट्रों के बीच एग्रीमेंट हुआ। 2013 की अगर संयुक्त राष्ट्र की महासभा आती है तो इस महासभा ने 26 सितंबर को परमाणु हथियार और उनके कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इस दिन को अपनाया था और 2014 से हर साल 26 सितंबर ये परमाणु हथियार और परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन उसके लिए हम मनाते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानवता के लिए परमाणु हथियार के खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। उसी के साथ 1983 की एक घटना की ये वर्षगांठ भी है, जब सोवियत परमाणु हथियार के प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में कुछ खराबी आई थी। उस खराबी के कारण परमाणु युद्ध 1983 में लगभग शुरू ही हो गया था। तो इस वर्षगांठ को याद करने के लिए 26 सितंबर ये हम टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के तहत मनाते हैं। नेक्स्ट सुर्खिया है विजय सांस्कृतिक महोत्सव। विजय या उसे हम विजय सांस्कृतिक महोत्सव भी कहेंगे। यह महोत्सव भारतीय सेना ने 26 सितंबर से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। भारत पाक का 1971 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध ऑलमोस्ट 50 साल उसकी स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए हम ये विजय सांस्कृतिक महोत्सव को मना रहे हैं। आज ये महोत्सव है। इस कार्यक्रम में फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 2021 भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय समारोह के हिस्से में इसे हम आयोजित कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस होता है कि विजय सांस्कृतिक महोत्सव किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया था और किसने ऑर्गेनाइज किया था, उसका सही आंसर है इंडियन सेना ने, भारतीय सेना ने उसे कलकत्ता इस सिटी में ऑर्गेनाइज किया था। अगर हम भारत पाक युद्ध 1970 को याद करने की कोशिश कर लेते हैं तो ये 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 ओनली 13 डेज का वर्ल्ड का सबसे शॉर्टेस्ट हम कहेंगे वार था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य टकराव भी था, एक कन्फ्रंटेशन भी था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सुर्खियां हमारे चर्चा में है। यहां पर आईआईटी के बॉम्बे के बारे में आती है। आईआईटी बॉम्बे 2020 का 2022 नॉट 2022 का क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 22% गुण प्राप्त हुए हैं। तो ये थी
क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले हमें ये भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि यहाँ पर क्यूएस का मीनिंग होता है क्वाक कॉरेली साइमन। क्वाक कॉरेली, कॉक QUAC QUAARELLI, कॉक कॉरेली साइमन। ये ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 का है और ये रिलीज किया जाता है कॉक कॉरेली साइमन इस ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। तो ऑलमोस्ट इसमें 550 इंस्टीट्यूशन ने इस कंपटीशन में, या हम कहेंगे रैंकिंग में, उनका सर्वेक्षण किया गया था। 12 इंडियन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली उनको इस रैंकिंग में प्लेस मिली है। और आईआईटी बॉम्बे आउट ऑफ 550 में उनका जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 70 उनका प्लेस है। अगर प्रतिशत की अगर हम जानना चाहते हैं तो ये 22% में एक संस्था भी है। तो कॉर्क कॉरेली या कॉक कॉर्सेली, जिस तरह से हमने यहाँ पे क्यूएस का लॉन्ग फॉर्म देखा, कॉक कॉरेली साइमन, ये ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 है। उनमें से आईआईटी बॉम्बे के लिए जो रैंकिंग मिली है आउट ऑफ 550 इंस्टीट्यूशंस में, ये 17th या 70th ग्लोबली रैंकिंग है और कुल मिलाकर उनका जो स्कोर है ये 73.9 है। नेक्स्ट बात, यहां पर मुख्य रूप में सुर्खियां आती है हमारे रक्षा मंत्रालय और एयर बस डिफेंस एंड स्पेस, जो स्पेन की एक गवर्नमेंट निकाय है। उन दोनों के बीच जो अनुबंध पर जो हस्ताक्षर हुए उसके बारे में है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट दो संस्थाओं के बीच है। भारत की ओर से रिप्रेजेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्पेन की ओर रिप्रेजेंट किया जाएगा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ये अनुबंध, ये कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए है, ये भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 हम जिस वैरायटी के कार्गो एयरक्राफ्ट को परचेस करने जा रहे हैं या हम कहेंगे अनुबंध बनाने जा रहे हैं, उनका नाम है C295 MW, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो इस एयरक्राफ्ट, इस परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए यह अनुबंध हुआ है। इस अनुबंध पर महीने की शुरुआत में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा उसको मंजूरी भी दे दी गई। इस अनुबंध के अनुसार 56 में से 40 विमान भारत में टाटा कंसोर्टियम द्वारा निर्मित किए जाएंगे। टाटा कंसोर्टियम इस ग्रुप ऑफ कंपनी है और सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट में स्थापित भी किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत उसकी है, दो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है लेकिन वारफेयर सूट जरूर होगा, लेकिन ये स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट वारफेयर होगा। तो C295 MW, ये इसकी क्षमता अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 5 to 10 टन क्षमता का यह परिवहन विमान है, जो आज तक भारतीय वायुसेना पुरानो एवरो का यहाँ पर स्पेलिंग आता है AVRO, इस एयरक्राफ्ट को यूज करती थी। अभी उसको रिप्लेसमेंट करने के बाद इस C295 MW को यूज किया जाएगा। उसको मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। एयर स्ट्रिप से उसका संचालन, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम C295 की कहते हैं तो ये एयर स्ट्रिप्स पर संचालन करने में सक्षम है। उसी के साथ त्वरित प्रतिक्रिया और सैनिकों तथा कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग के लिए भी इसका एक पिछले वाला या रियर रैप दरवाजा भी है। दिस इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है। नेक्स्ट और क्या है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जिसे हम JWG कहते हैं, कोल और माइंस के बारे में इस राष्ट्र में यहां पर फर्स्ट ग्रुप एस्टैब्लिशमेंट कर दिया अभी इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो उसका आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोयला और खान पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप सितंबर 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयला और माइंस के बारे में उसके बारे में हम कहेंगे मीटिंग भी हुई है। तो ये दोनों पक्ष वर्तमान और भविष्य के परिदृश्य में भारतीय कोयला संसाधन उनके ऊपर उनकी चर्चा थी। एक स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, भूतल कोयला गैसीकरण, कोल बेड मीथेन और कार्बन कैप्चर, उसका उपयोग और भंडारण पर ऑस्ट्रेलिया और भारत की सहयोग के ऊपर इस सम्मेलन में चर्चा हुई थी। नेक्स्ट बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कोऑपरेटिव मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह। अमित शाह नई दिल्ली में सहकारिता की पहली मेगा सम्मेलन को उन्होंने संबोधित भी किया। तो ये सहकारिता का पहला मेगा सम्मेलन 25 सितंबर को नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के जो आयोजक थे उनमें से इफ्को का मतलब आता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। दूसरा ऑर्गेनाइजर था नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, अमूल और सहकार भारती। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ये 15 अगस्त 2021 द्वारा नई स्थापित की सेपरेट मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री का मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। नेक्स्ट क्या है, उड़ीसा विल गोइंग टू ऑर्गेनाइज और द होस्ट करने वाला है जूनियर मेंस वर्ल्ड कप हॉकी नवंबर में। नवंबर 2021 में भुवनेश्वर में जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन ऑपरेशन को ड्रोन का संचालन करने के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का एक नक्शा जारी किया है। ये नक्शा अलग अलग जोन है, उसमें ग्रीन जोन है, उसमें उसी के साथ ऑरेंज जोन है, येलो जोन है और रेड जोन है। यहां पर ड्रोन हवाई क्षेत्र नक्शा की अलग अलग जो विशेषता है, येलो जोन को जो भी ग्रीन जोन है उसके ऊपर 400 फीट से ऊंचाई का हवाई क्षेत्र है। येलो जोन में अगर किसी को ड्रोन संचालन करना है तो हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता उन्हें जरूर लेनी पड़ेगी। रेड जोन ये सभी ड्रोन ऑपरेशन के लिए नो ड्रो जोन है। इसका मतलब केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही रेड ड्रोन जोन में इस ड्रोन का संचालन किया जा सकता है। दिस इज द और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे लिए स्टार्टअप जीनोम, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो स्टार्टअप जीनोम की जो रिपोर्ट है, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर ये भारत का जो सिटी है 13 वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में उसका जो रैंकिंग आता है ये 23rd नंबर पे आता है।
तो स्टार्टअप जीनोम की द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 और इस रिपोर्ट के अनुसार 13 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की बेंगलोर सिटी का जो रैंकिंग आता है ये 23rd आता है। नेक्स्ट पहल है फास्टर, FASTER। फास्टर पहल को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है। यहाँ पर फास्टर का मीनिंग होता है फास्ट, सिक्योर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय इन फास्टर प्रणाली के माध्यम से निर्णयों को जेल के अधिकारी या जांच एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक और सुरक्षित रूप से सूचित किया जा सकता है। यहां पर मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना के नेतृत्व में 16 जुलाई को यह फास्टर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। फास्टर प्रणाली का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि जो विचाराधीन कैदियों को रिहा होने के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जमानत आदेशों को प्रमाणित हार्ड कॉपी जेल में पहुंचने में जरूर थोड़ा सा देर तो हो जाता है। ये फास्टर प्रणाली अदालत द्वारा पहले ही सुरक्षा प्रदान करने के बाद लोगों की अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत को भी रोकने में कामयाब होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने उनको एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।